स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर जो भी औषधि बनाई जा रही है उस औषधि की गुणवत्ता का माप कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। तो इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई भी औषध का उपयोग कर रहे हैं किसी भी पैथी में, तो वो औषध का उपयोग अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि उस रोगी जो हमारे पास आतुर आया है उसके रोग को दूर करने के लिए। तो उसके रोगों को दूर करने के लिए अगर हम लोग जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो मेडिसिन में वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना, जो जो उस डिजीज़ को क्योर कर सके। तो स्टेप फॉर द असेसमेंट ऑफ कंसिस्ट केमिकल प्रॉपर्टी, उसके में वो केमिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं है कि वो किसी डिजीज़ को क्योर कर पाए, इस चीज़ को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे जाते हैं तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं क्यों चाहूँगा कि आयुर्वेद जो भी मेडिसिन है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत हम लोग को इसलिए पहली पड़ी क्योंकि पहला तो होता है कॉन्फर्मेशन ऑफ आ आइडेंटिटी, जो उसकी आइडेंटिटी है ना कि वो किस रोग को दूर करने के लिए जाना जा रहा है, वो उसका कन्फर्म हो पाए कि हाँ ये इसके लिए या इस डिजीज़ में ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, वो जो अपन चॉइस ऑफ ड्रग दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कहीं अपन दे तो दिया उसको तो डिजीज़ को तो ठीक कर रहा है, लेकिन अदर जाएंगे तो बॉडी में अदर चीज़ की टॉक्सिसिटी कर दे रहा है, कैल्शियम टॉक्सिसिटी कर दे रहा है ना, या फिर कोई किसी चीज़ के फंक्शन को डिसबैलेंस कर दे रहा है, ये तो नहीं हो रहा। तो ये क्वालिटी से अपन को पता चलता है। एडल्ट्रेशन, ठीक है, उसमें किस चीज़ की मिलावट तो नहीं की जा रही है ना, इसके भी पता चलता है। और डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी, वो हमारे बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं है, इस चीज़ का भी पता अपन स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी के लिए सेफ नहीं होगी तो अपन उसको कैसे पहचान पाएंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन में जितने बताए गए रूल हैं उन सबको रूल को अपन ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को परीक्षित करेंगे, और परीक्षा करने के बाद अगर वो इन सब में अच्छा कार्यकारी सिद्ध हो जाएगा तत्पश्चात उसका उपयोग अपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, टू डिटरमाइन इकोनॉमिकल रेट। अब जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो कि बनाने के बाद उसने बहुत हाई चार्ज कर दिया, कोई खरीद नहीं पा रहा है उसको। ठीक है, तो उसका जो रेट होना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन उसका इफेक्ट होना चाहिए, इस रेट के अंदर उसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, नीड, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो कन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ्टी टू डेवलप्ड इकोनॉमिकल येट इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब आगे आते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है कि एक लेड टॉक्सिसिटी देखी गई थी। तो किसी एक फार्मर को जो भी फार्मासिस्ट थे उनसे वहाँ के लैब से कुछ गलती हो गई थी कुछ बैच में, तो उस बैच से निकली गई जितनी दवाई थी उनमें से किसी एक बच्चे पे उसके लेड इफेक्ट शो हो गया था। तो ये हो गया, इसलिए अपन को ज़रूरत पड़ती है ना। अब यहाँ पर से आते हैं तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताया गया है ना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, जो अपन औषध दे रहे हैं, जो हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी रोगों को दूर करने की गुणवत्ता क्या है, कि वो रोगों को दूर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ जानना। तो अपने जो आयुर्वेदिक जो अपन साहित्यिक टेक्स्ट है ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि हम लोग कैसे कैसे भस्म कैसे यूज़ करें, हम लोग आशा वरिष्ठ अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे यूज़ करें, तो सबके बारे में बताया गया। तो जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्म देखा जाए तो होता है एक नेचुरल, आजकल के मॉडर्न टाइम में उसका साइज़ बता के दिया गया है कि इस नैनोमीटर का साइज़ से छोटा ही होना चाहिए तब वो अच्छा है। तो पुराने ज़माने में कैसे था, जब ये टेक्निकल बुक लिखी गई थी तो रेखापूर्णत्वम, तो रेखापूर्णत्वम क्या होता है, यद तर्जनी अंगुष्ठम घिष्टम तब रेखा आंतरम पूर्णम। ये तर्जनी और अंगुष्ठी घिसने के बाद रेखा भस्म को लेके तर्जनी और अंगुष्ठी में घिसेंगे तो जो रेखा होती है अंगुली में उस रेखा में पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ऐसी भस्म को श्रेष्ठ माना जाता है। वारीतर, पानी पे डालने के बाद वो हंस की तरह तैरनी चाहिए, ठीक है, डूबनी नहीं चाहिए। और पुनर्भाव मतलब उसको अपन ऐसे द्रावकण के औषध गुण के साथ मित्र पंचक के साथ डाल के सरावा संपुट करके भस्म दे देंगे, भस्मीकरण करेंगे। तो अब यहाँ पर पुट देंगे, पुट देने का क्या होगा, द्रावकण का वेट अगर बढ़ गया तो अच्छी भस्म नहीं है, मतलब एज इट इज़ रहना चाहिए भस्म, उस पर कोई रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम। अब यहाँ क्या दूसरा देखते हैं, तो अगर अवलेह का देखा जाए तो जले
जलीन मंजनम, ठीक है, वो जल में डालने पे मंजन के स्वरूप का जैसे होता है ना वैसे हो जाना चाहिए, चिपचिपा सा। और क्या बताया गया है, अंगुली मुद्रा जैसे फिंगरप्रिंट उसमें छप जानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखा जाएगा तो स्नेह के पाक में क्या स्टैंडर्डाइजेशन बताया है अपने टेक्निकल बुक में, जैसे कि अपन सर्पी को जब भी सर्पी का वो करते हैं, स्नेह पाक करते हैं, तो उसका जो फेन की शांति हो जाती है तब तक उसका अपन को करना चाहिए। फेन शांति सु सर्पिशी, फेन की शांति होने तक ही सर्पी का पाक करना चाहिए। ये अगर फेन शांत हो गया तो अपन को समझना चाहिए कि उसका स्नेह पाक हो चुका। तैल में इसका उल्टा हो जाता है, तैल में उसका फेन उद्गम हो जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया है। अब नेक्स्ट देखा जाएगा तो मेजर स्टेप क्या होते हैं, तो स्टेबिलिटी असेसमेंट ऑफ शील्ड लाइफ, इसका शील्ड लाइफ कितना है वो चीज़ जानने के लिए। सेफ असेसमेंट, सेफ्टी असेसमेंट, वो कितना सेफ है कि नहीं है, या बॉडी में जाने के बाद कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट कर रहा है, ये जानने के लिए। एफिशिएंसी, उसकी कितनी एफिशिएंसी है वो जानने के लिए। अब ये डिवीज़न करते हैं तो जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको दो तरीके से अपन जानते हैं, पढ़ सकते हैं कैसे। एक तो रॉ मटेरियल के लिए और दूसरा फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। रॉ मटेरियल के लिए कैसे, अगर मैं कुछ औषधि बनाना चाहे, मुझे कोई स्वरस बनाना है किसी के लिए, तो कैसा होना चाहिए, दाक्षिणात कृष्णात, तो कहीं से आहत नहीं होना चाहिए, अच्छी शुद्ध होना चाहिए, कोई कीट पतंग से युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो स्टैंडर्डाइजेशन इसमें कैसे देखा जाएगा, तो उसका हर्बेरियम में उसका सैंपल होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसका अच्छे से करना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक से कैसे हो जाएगा, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, ओडर, टेस्ट, ये सारी चीज़ों को परीक्षण करना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक मेथड से सेलुलर स्ट्रक्चर, इंटरनल टिश्यूज, फीचर्स देखना चाहिए, और वो जो उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो अपन को चाहिए वो उसमें अच्छी चीज़ है कि नहीं है, इस चीज़ की जांच करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, उसका फिजियोकेमिकल एनालिसिस करना चाहिए, है ना। उसके ऐश की परीक्षा करनी चाहिए। वाटर सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहिए उसके ऐश का, है ना। एसिड इंसॉल्युबिलिटी ऐश चेक करना चाहिए कि एसिड में इंसॉल्युबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए। और कैसे क्रोमेटोग्राफी करते हैं अपन, तो क्रोमेटोग्राफी करना चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया हर्बल ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन रॉ मटेरियल का। अब यहाँ पास मिनरल रॉ मटेरियल का देखते हैं, तो उसका कैसे होगा, तो मिनरल रॉ मटेरियल का वही उसका कलर कैसा होना चाहिए मिनरल का, और ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए, लस्टर कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। जैसे कि अभ्रक की बात की जाए तो क्या होता है, स्निग्धम, पृथुदलम, भारोदिकम, ऐसे करके सुख निर्मोच पत्रम, ये हुआ ना, ये उसका ग्राह्य लक्षण हुआ। तो वही इसका ग्राह्य लक्षण की ऐसे ऐसे अवरक प्रशस्त माने जाएंगे, तो वही ऐसी क्वालिटीज जिसका कलर अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें लस्टर हो अच्छा, हार्ड हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ वाले या ऐसे रॉ मटेरियल वाले को लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हो, जिसका आरआई ज़्यादा हो, जैसे कि रूबी हो गया, है ना, डायमंड हो गया, वज्र हो गया, माणिक्य हो गया, ये ऐसे। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी देखनी चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसका हीट देने पे उस पर क्या चेंजेस आते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एसिड के साथ क्या सॉल्युबिलिटीज़ हैं, ये सब देना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये भी एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें क्या मराइन और एनिमल जो ड्रग्स होते हैं उनके लिए कैसे करना चाहिए, उनके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब रॉ ड्रग्स का हो गया। अब फाइनल ड्रग्स का देखते हैं, तो फाइनल ड्रग्स में क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट इंड्यूस मैनी कर्डल डायग्राम, तो बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है फाइनल में। अब क्या क्या होते हैं, दिस कंपाउंड ड्रग, जो ये कंपाउंड और ड्रग होते हैं उनका क्या हो रहा है, उनका केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। वो शरीर पे जाने के बाद वो कैसे डाइजेस्ट कैसे हो रहे हैं, या फिर मैं जो टैबलेट दे रहा हूँ वो अंदर जाने के बाद कितने मिनट में डिजॉल्व हो जा रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना, है ना। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी देखना कि हम लोग उसको दे रहे हैं किसी और काम के लिए लेकिन कर कुछ और काम रहा है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसकी टेस्टिंग करी जाएगी, तब पता चलता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट इन द फिनिश प्रोडक्ट। अब जब अपन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट जो अपन को चाहिए वो है कि नहीं है, और है तो कितने मात्रा में है, इस चीज़ को अपन को समझना चाहिए, कहीं उसकी टॉक्सिसिटी ना हो जाए। टू मेंटेन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन, द क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा फॉर्मुलेशन में, जो उसका कार्यकारी तत्व होगा, ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल होगा, वो उसमें कैसा है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है उसकी, हाँ, ये सब कुछ को अपन जानना चाहिए। ये फाइनल प्रोडक्ट के बाद होता है।
स्टैंडर्डाइजेशन को अप्रूवल दिया गया है कि हाँ, आप अगर स्टैंडर्डाइजेशन, गवर्नमेंट ने कुछ कुछ डिसाइड किया है कि अगर आप लेड यूज़ कर रहे हो तो कितने स्टैंडर्ड में की जा कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसका वो बताया जा है कि वो कितने अमाउंट है उसका यूज़ करें। जैसे लेड हो गया, है ना, नाग हो गया, तो नाग को कितने में करना चाहिए, 10 ppm में करना चाहिए। पारद हो गया, मरकरी, इसको 1 ppm में यूज़ करना चाहिए। आर्सेनिक हो गया तो इसको 3 ppm में यूज़ करना चाहिए। और कैडमियम हो गया, कैडमियम को 0.3 ppm में यूज़ करना चाहिए, इससे कम में ही। कंक्लूजन देखा जाएगा तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन शुड हैव मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच। तो स्टैंडर्ड मल्टी डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि हम लोग एक तरह से नहीं सोच रहे हैं ना, अपन इसको बहुत तरीके से सोच रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या क्या प्रॉफिट होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन करने से अपन, अगर उस दवाई का कुछ गलत इफेक्ट होगा वो पता चल जाएगा। अगर वो दवाई अच्छे से फर्स्ट ऑफ चॉइस है लेकिन वो कुछ और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है वो पता चल जाएगा। उसमें कुछ मिलावट हो रही है ये पता चल जाएगा। और उसको बनाने वाली कंपनी की श्योरिटी पता चल जाएगी कि हाँ, ये कंपनी अच्छा बनाती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होती है बिफोर अप्लाइंग ऑल द साइंटिफिक मेजरमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मेजरमेंट, सारे साइंटिफिक मेजरमेंट जितने बताए गए हैं तो उन सबको बताना है। जैसे कि कोई अपन मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें अपन कैल्शियम को इतने mg लेना है, इसको इतने mg लेना है, सैलिसिलिक एसिड की इतने पिकोमीटर में यूज़ करना है, तो उसको उतने में ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा कम लग रहा है हम अपनी तरफ से ऐड कर दें, अपनी तरफ से नहीं करना है। जितनी स्टैंडर्डाइजेशन बताई गई है, जितनी SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जितनी बोली गई है वैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग शंखवटी देखें तो शंखवटी में जो शंख होता है वो सबसे अधिक भाग में डलता है। ठीक है, तो ये नहीं कि शंख में अधिक नहीं डलता, न्यास लौह में लौह सबसे अधिक भाग में डलता है, 9 भाग। तो ये शास्त्रों में 9 भाग बताया है, तो 9 भाग में ही डालना है। वत्सनाभ 1 भाग बोला है तो 1 भाग में ही डालना है, ये अपने से उसमें नहीं ऐड कर देना है। और जैसे बाकी देखा जाए तो शोधन मारण में जितने गजपुट बोला है, 1 गजपुट बोला है तो 1 ही देना है, 10 बोला है तो 10 ही देना है। ठीक है, 1 कुकुट पुट बोला है तो 1 कुकुट पुट ही देना है, अपने से कोई उसमें एडिंग नहीं करना है। क्योंकि जो SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, वो बताया जा चुका है और उसी के अकॉर्डिंग उसी ही वे में अगर अपन बनाएंगे, जितने 10 फुट देने के बाद औषध बनना है तो 10 फुट देने के बाद वो बन ही जाएगा, अपने से उसमें दिमाग नहीं लगाना है। स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी कन्फर्म्ड टू द सेफ प्रोसेस ऑफ। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ड्रग अपने लिए सेफ है कि नहीं है इस चीज़ के बारे में हमको बताता है। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन।